नमस्कार। मैक्रोविजन एकेडमी और ऑल इज वेल हॉस्पिटल के माध्यम से हम लगातार बच्चे और आम लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। एक कोविड के पहले का समय आप थोड़ा सा याद कीजिए, जब आपसे कोई बाजार में मिलता था कि भाई कैसे हो, तो बोलते थे मस्त हैं। अभी समय ऐसा आ गया है कि जब भी कोई हमसे पूछता है भाई कैसे हो, तो मुंह से निकलता पस्त है। तो ये मस्ती पस्ती में बदल दी इस बीमारी ने। निश्चित रूप से बात दुखद है, लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ। मैं हमेशा बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव ही सोचता हूँ। कई बार ये भी सोचता हूँ कि इतना पॉजिटिव से होगा क्या, तो भाई जब तक जिंदगी मिली है तब तक तो हमको पॉजिटिव ही सोचना है। कोरोना के पहले का वो वक्त था कि हम अपने किसी नज़दीकी की मैयत से भी जब लौटते थे, बीमारी के बाद किसी का दुखद अंत होता था, तब भी हम ये सोचते थे कि इसका हुआ हमारा नहीं होगा। यानी हमारी सोच बहुत पॉजिटिव होती थी। हम पूरे समय मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, हम ये सोचा करते थे। इस बीमारी ने पिछले 1.5-2 साल में ऐसा कुछ घेरा है कि हर अच्छा भला आदमी भी ये सोच रहा है कि मैं पस्त हूँ, मैं बीमार पड़ सकता हूँ, मैं बीमार नहीं पड़ा, ऐसा कैसे हो गया। अरे भाई, आज भी आप टोटल पॉपुलेशन में देखेंगे तो जो लोगों की डेथ हुई है, जो लोग गए हैं, जो लोग बीमार पड़े हैं, उनकी संख्या वाकई कम है। आप बहुत आशावादी रहिए, बहुत पॉजिटिव रहिए। ऑल इज वेल हॉस्पिटल के माध्यम से इस विपरीत परिस्थिति में मैंने, मेरे बेटे ने, मेरी पत्नी ने और मेरे पूरे स्टाफ ने समाज की बहुत सेवा की है। और आज भी हमारा ये प्रयास है कि उसी ऑल इज वेल हॉस्पिटल के विद्वान डॉक्टर्स, अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट डॉक्टर्स आपको और मोटिवेट करें, आपकी जीवन शैली में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करें, जिससे आप और ऊर्जावान होकर जिंदगी को जिए। वो लोग जो बात बात पे निराश हो जाते हैं, चलो भाई मैं आपकी बात मान लेता हूं कि चलो निराशा ही सब कुछ है, मुझे लग रहा है कि आज शाम तक ही मुझे जीना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरे उत्साह से उन लोगों से मिलूंगा, अच्छे काम करूंगा, अच्छी बातें सोचूंगा। अगर मुझे पता चल जाएगा कि आज की शाम मेरी आखिरी शाम है। तो बड़े बड़े दार्शनिक, फिलोसोफर, विद्वान भी तो यही कह गए। हमारे धर्म ग्रंथ भी ये कहते हैं कि हर दिन को अंतिम दिन मानकर आदमी अगर उमंग के साथ जिएगा तो जिंदगी का मजा ही कुछ और होगा। आप आज के पैनल के सारे एक्सपर्ट्स के व्यूज जानिए, अपनी जिंदगी में ऊर्जा भरिए, अपने बच्चों में आत्मविश्वास भरिए और आगे बढ़ते रहिए। भविष्य बहुत सुनहरा है, बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत मजा देने वाला है। धन्यवाद। मैं विजय सुखवानी मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो प्रोग्राम है उसका नाम हम लोगों ने रखा हुआ है हॉलिस्टिक हेल्थ अवेयरनेस टॉक्स विद द डॉक्टर्स ऑफ ऑल इज वेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बुरहानपुर। ये जो हॉस्पिटल है इसका नाम ही ऑल इज वेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल बुरहानपुर में 360 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो बड़े हॉस्पिटल्स में होती है। हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं जब हम ये बात करते हैं कि हमारे शहर में वो हॉस्पिटल है जहां पर इस जो हम घड़ी की बात कर रहे हैं कि कोविड के टाइम में हमारे डॉक्टर्स की टीम ने वो काम करके दिखाया है जो बाहर शायद वो नहीं कर पाए। यहाँ पर हम लोगों को ना ऑक्सीजन की किल्लत हुई, ना रेमडेसिविर जैसी इंजेक्शन की कोई परेशानी हुई और ना ही कोई सुविधाओं में कोई भी कमी की गई। यहाँ के डॉक्टर्स को हमारे आसपास के लोग, बुरहानपुर और आसपास के लोग भगवान मानते हैं, क्योंकि इन्होंने इस घड़ी में उन लोगों की जीवन की रक्षा भी की है और उन लोगों को सुरक्षित भी पहुंचाया है। तो मैं यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही हमको इस स्टेज पर लाया है कि आज बुरहानपुर को पूरे मध्य प्रदेश में, मैं कहूँ पूरे भारत देश में बहुत ही अच्छी तरीके से देखा जा रहा है। मैं इस टॉक की शुरुआत करना चाहूंगा हमारे डॉक्टर सुबोध बोरले जी से, जो हमारे मेडिकल डायरेक्टर भी हैं और मध्य भारत में विख्यात एक बहुत बड़े स्पाइन सर्जन भी हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जन भी है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आप हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को और हमारी जनता को ये बताएं कि
घर पे रहते हुए, क्योंकि हर बच्चा आज घर पर है, हर पेरेंट्स आज घर पर है, तो वो घर पे रहते हुए अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट कैसे रखें? देखिए, कोरोना ये जो वायरल इन्फेक्शन है, जैसे बाकी वायरल इन्फेक्शन है वैसे एक वायरल इन्फेक्शन है। बस इसकी जो वायरुलेंस है, वायरुलेंस का मतलब रहता है कि फैलना कितने जल्दी वो कॉन्टेजियस, बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस रहता है। वो कॉन्टेजियस का मतलब है कि आप पास में गए, जैसा आपने मास्क नहीं पहना, तो वो जो फैलता है उसको वायरुलेंस बोलते हैं, और जितना ज़्यादा इन्फेक्शियस बोलते हैं। तो आप जब घर पे रहते हो, तो घर पे रहते हुए आप अभी स्पेसिफिकली बच्चे जो अभी पिछले 1 साल से सिर्फ घर पे है, एंजॉय भी कर रहे हैं, बोर भी हो रहे हैं, सभी प्रकार की उनको मेंटली एक बहुत बड़ा बैटल उनके मन में, दिमाग में, सब चीज़ों में चल रहा है कि अभी क्या होना चाहिए। पहले उनको भी ऐसा लगता था, बच्चों को बहुत मज़ा आती थी कि अरे स्कूल नहीं है, अभी हम खेलेंगे, ये करेंगे। लेकिन समहाउ अभी बच्चे घर में बोर होने लगे, और समहाउ स्कूल्स जो भी ऑनलाइन चलती थी, अभी ऑनलाइन नहीं चल रही है, कुछ ऑनलाइन चल रही है। लेकिन जो भी पहले का जो उनका शेड्यूल था वो टोटली डिस्टर्ब हो चुका है। और स्पेसिफिकली जो फिजिकल एक्टिविटी है बच्चों की, जो स्कूल में होती थी, वो टोटली रुक गई है। और बाहर निकलना क्योंकि वर्जित है, क्योंकि कोरोना के कारण टोटली सब जगह आपको अ, आपका जो प्रिकॉशंस है वो प्रिकॉशंस रखने के कारण आपको घर पे ही रहना है। तो मेरा जो एडवाइस है इस रिलेटेड वो ये है कि आपका मेंटली अगर आपको फिट रहना है तो उसके लिए फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। और फिजिकली फिट होने के लिए घर ही घर में बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, एक्सरसाइजेस, जंपिंग, बहुत सारी चीज़ें, स्कीपिंग, ऐसी अगर बच्चों ने और उनके पेरेंट्स ने ये सब चीज़ों का एक प्रोटोकॉल अगर वो स्टार्ट करेंगे और प्रोटोकॉल से जाएंगे तो वो फिजिकली फिट रहेंगे, क्योंकि मेंटली फिट रहने के लिए फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। और प्राणायाम, योग से जो लोग मेंटली और फिजिकली दोनों फिट होते हैं। तो ये जो योग और प्राणायाम है, ये जरूर उन्होंने करना चाहिए, सबने करना चाहिए। हम खुद फॉलो कर रहे हैं, सभी डॉक्टर्स जो जो चीज़ें, जो हाल और जो जिस मेंटालिटी से आप लोग गुजर रहे हो, शायद वही कुछ मेंटालिटी से दुनिया में हर आदमी गुजर रहा है। जैसे डॉक्टर्स रिलेटेड भी आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली 1 साल हो गए, सभी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, सभी हेल्थ रिलेटेड सभी स्टाफ काम कर रहा है। तो उनके लिए भी हमारा यही एडवाइस रहता है, और हमारे हॉस्पिटल के जितने भी लोग हैं वो सभी डेली वो योग और प्राणायाम और एक्सरसाइज करते हैं, जिससे वो मैक्सिमम फिट रहे। थैंक थैंक यू वेरी मच सर। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है सर कि जैसे अब आप देख रहे हैं, अभी आपने ही बात की कि सारे बच्चे घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, पेरेंट्स भी जो है वो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। लेडीज़ की अगर मैं बात करूं, महिलाओं की बात करूं, तो वो घर पे बैठ के काम के बोझ से बहुत त्रस्त हो चुके हैं। तो क्योंकि आप स्पाइन सर्जन है, क्योंकि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस है, ये जो हमारी वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, इससे हमारी स्पाइन्स पे या हमारी बोन्स पे क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं? डेफिनेटली स्पाइन और बोन पे निगेटिव इफेक्ट ही है, बिकॉज स्पाइन भी एक वन ऑफ बोन ही है। तो जो पहले एक्टिविटीज होती थी और हर चीज़ों से जो बोन में जो भी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी और सब चीज़ें होती थी, वो आपके रेस्ट पोजीशन में कम होती है। तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि पोस्ट कोविड और ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो बोन प्रॉब्लम्स, बैक पेन, नेक पेन बहुत बढ़ गए हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग सिटिंग से, गलत पोजीशन में सोने से, गलत पोजीशन में टीवी देखने से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट गलत पोजीशन में रात को मोबाइल देखने से, बहुत ये बहुत ही एक बीमारी है, जिसमें छोटे बच्चे से लेके तो बूढ़े तक हर आदमी रात को सोने के पहले 2-2 घंटे, 1-1 घंटे बड़ा वाला तकिया लेके गर्दन नीचे रख के मोबाइल देखता है। तो इससे 100% नहीं, 200% सर्वाइकल स्पाइन के जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत बढ़ गए हैं। और काफ़ी सारे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स और ऑनलाइन फ़ोन आते हैं कि और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स पूछते हैं कि सर मुझे नेक पेन हो रहा है, मुझे बैक पेन हो रहा है। और ये जो भी इसका रीज़न है, ये पहले भी थे लेकिन अभी बैठने से ज़्यादा जो हुए हैं। मेरा एक ही सजेशन है इस पे कि देखो,
आपको सबसे पहले आपकी सिटिंग पोजीशन बदलनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, आप हाउ टू सीट, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू स्लीप, ये सब चीज़ें आइडियली जो लिखी है आप गूगल कर सकते हो। तो इसमें आप लोग फिट भी रहेंगे, आपको स्पाइन के बोन्स के प्रॉब्लम भी नहीं रहेंगे। और खान पान पे बहुत ध्यान देना है। वो तो बहुत अच्छी बात है कि 1 साल से होटल्स बंद है तो बच्चों का बाहर का खाना पीना बहुत कम हो गया है, लगभग बंद हो गया है, तो जिस कारण बच्चे घर में खा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो कैल्शियम युक्त जो पदार्थ है, वो कैल्शियम युक्त, जैसे हरी सब्जियां हो गई, और मैक्सिमम हरी सब्जियों में कैल्शियम रहता है। आपका बीट हो गया, उसके साथ में आपका अखरोट हो गया, ऐसी बहुत सारी कैल्शियम युक्त जो पदार्थ रहते हैं उसमें वो उसका सेवन आपने करना चाहिए, ना कि कैल्शियम टैबलेट का। कैल्शियम टैबलेट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और अगर आप ये कैल्शियम युक्त पदार्थों का सेवन करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएंगे। और साथ में अगर एक्सरसाइज करोगे तो डेफिनेटली आप फिट रहोगे। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे साथ इस पैनल में हमारे टॉक के लिए डॉक्टर गणेश खर्चे जी, नमस्ते। बाल रोग विशेषज्ञ, ऑल इज वेल हॉस्पिटल में हैं। मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि इस सेकेंड वेव में हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होगा या हो रहा है पिछली वेव के मुकाबले, वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम घर पर ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, जिसको हम चाइल्ड केयर एनवायरनमेंट की बात करें अगर हम, तो ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट हम क्रिएट करें कि हम बच्चों से इस बीमारी को बचा सके? नमस्कार। मैं डेफिनेटली ये चीज़ पे एक बात बताना चाहता हूँ। जो कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी उसमें लेस देन 1% पेडियाट्रिक पॉपुलेशन इन्वॉल्व था, यानी 18 साल के नीचे वाले बच्चों का इन्वॉल्वमेंट पहले वेव में लेस देन 1% था, जो कि सेकेंड वेव में ऑलमोस्ट 10 to 12% इन्वॉल्वमेंट है बच्चों का। हाँ, मैं एक भी ये बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी भी अगर सीवियरिटी ऑफ डिसीज देखा जाए, यानी गंभीर बीमारी जो बोली जाए, वो 2% से कम बच्चों में है। बट ये जो 10 से 12% इन्वॉल्वमेंट हो रही है पॉपुलेशन की, ये सब कोविड RT-PCR पॉजिटिव है। इनमें सर्दी, खांसी, बुखार ये कॉमन सिम्टम्स है। जो नए सिम्टम्स ये सेकेंड वेव में देखने आ रहे हैं वो है लूज मोशंस, एब्डोमिनल पेन, बदन पे चट्टे आना। उसके बाद अगर ये बीमारी सीवियरिटी की तरफ जाती है तो बच्चों को सांस की तकलीफ होना, सांस लेने में दिक्कत होना, उनका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 94% यानी 94% के नीचे जाना, ये भी हुआ है। हम इसे कोविड निमोनिया के तौर से जानते हैं। जब सैचुरेशन 94% से नीचे जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आती है। पहले वेव के कंपैरेटिव सेकेंड वेव में जो बच्चे हेल्थ फैसिलिटी में पहुंचे हैं उनका प्रमाण ज़्यादा है। इसके कारण बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं आप पेरेंट्स को या घर पे जो लोग बैठ के ये सुन रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो बच्चे हैं वो सेकेंड वेव में क्यों ज़्यादा अफेक्टेड है, यानी क्यों उनमें ज़्यादा प्रमाण आया है। तो पहले वेव में हम आप इतने डरे हुए थे कि हम घर से बाहर नहीं निकले। कंपैरेटिवली जो बीच वाला पीरियड था उसमें सारे बच्चे बाहर निकले। दूसरी बात, काम के सिलसिले में घर का हर कमाने वाला सदस्य घर से बाहर निकला है, तो घर आया है, कहीं ना कहीं वो एक्सपोज हुआ है। तो आज आप भी देख सकते हो कि फैमिली पॉजिटिव हुई है। बच्चों का पॉजिटिव होने का प्रमाण इसलिए बढ़ा है कि फैमिली में कोई ना कोई अडल्ट पॉजिटिव हुआ है, बड़ा व्यक्ति पॉजिटिव हुआ है और उससे सारी फैमिली पॉजिटिव हुई है। इसके कारण बच्चों का पॉजिटिविटी बढ़ गई है। अभी मैं आता हूँ क्वेश्चन की तरफ कि हम ऐसा घर में क्या एनवायरनमेंट बना सकते हैं जिससे बच्चा सेफ रहे। आप घर से बाहर जाना तो रुक नहीं सकते, क्योंकि आज दैनंदिन पालन पोषण के लिए कमाना जरूरी है, तो घर के कमाने वाले व्यक्ति को ऑफिस जाना ही है। तो अपन घर में ऐसी क्या चीज कर सकते हैं जिससे घर में कोरोना से बचा जा सके बच्चों के लिए। तो सबसे बड़ी चीज है, आप आपके बच्चे को ट्रेन करिए मास्क पहनने के लिए और मास्क लगाए रखने के लिए। अगर आपका बच्चा 2 साल के ऊपर है तो आप उसे ट्रेन कर पाओगे। घर के अंदर भी मास्क लगाना जरूरी है,
बार बार हाथ धोना ज़रूरी है। जो घर से बाहर से जो अडल्ट घर में आ रहे हैं काम करके, उनके लिए कुछ टिप्स मैं देना चाहता हूँ। जब भी आप बाहर से अंदर आए, खुद को सैनिटाइज करिए, कपड़े घर के बाहर उतारिए, हो सके तो नहा लीजिए, हो सके तो दूरियां बनाए रखिए। आप और आपके बच्चे के बीच में कम से कम 6 फीट का गैप रहे। आप अलग, अगर आप डेली बाहर जा रहे हो तो आप अलग रूम में सोइए। बच्चा और बाकी फैमिली मेंबर से आइसोलेट होइए। बच्चों को बात करते वक्त भी मास्क लगाने, घर में जब वो सो रहे हैं तभी मास्क निकालना है, नहीं तो मास्क लगाए रखना है। ये आपको सिखाना है, तभी आप आपके घर में एक चाइल्ड केयर एनवायरनमेंट बना सकते हो। ये रही प्रिवेंशन की बात। अब इम्यूनिटी के ऊपर अगर अपन आते हैं तो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं। जैसे मेरे कलीग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हरी सब्जियां खानी चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए, ना कि पैक ड्रिंक्स। वो लोग बोलते हैं हम फ्रूट जूस दे रहे हैं। फ्रूट जूस एडिटिव्स रहते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स रहते हैं, वो आपके बच्चे के इम्यूनिटी को नहीं बढ़ाएंगे। इसलिए आप फ्रेश फ्रूट्स दीजिए, ड्राई फ्रूट्स दे सकते हो, हरी सब्जियां खिलाओ, घर में बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन खिलाओ। जो मांसाहार करते हैं वो लोग नॉनवेज खिला सकते हैं, नॉनवेज का सूप दे सकते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स आप दे सकते हो। आपके इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक बैलेंस लाइफ होना ज़रूरी है। जैसे कि कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी रेज हो चुके थे, पिछले 1 से 1.5 साल से बच्चे घर में हैं, तो बच्चों की जो मानसिकता है वो बहुत बदल चुकी है। काफ़ी सारे पेरेंट्स जब ओपीडी में आते हैं तो ये कंप्लेन करते कि पिछले 1-1.5 महीने से ये काफ़ी चिड़चिड़ा हुआ है, बात सुनता नहीं, जिद्दीपना बढ़ गया है। दीज आर द साइको सोशल इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन। आपके बच्चे के मानसिकता पे ये लॉकडाउन का असर है। पिछले 1.5 साल से बच्चा अपने दोस्तों से खेला नहीं, खुल के मैदानी गेम खेल नहीं सका। घर के घर में टीवी देखो, मोबाइल देखो, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो, यही चीज चल रही है। बाहर जा नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीजों का एक साइको सोशल इफेक्ट आपके बच्चे के डेवलपमेंट पे हो रहा है। तो इनमें चिड़चिड़ापन, जिद्दीपना, ये सारी चीजें आ रही है। तो इसको आपको ही टैकल करना है एज अ पेरेंट्स, ताकि आप ये चीजें टाइम पे रोक सकते हो। बच्चों को समझ लो, हो सके तो टेरेस पे लेके घूमो, उनसे बात करो, डू होकल विद देम। आप उनसे बात नहीं करोगे तो ये चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। बच्चे आप जैसे ढालोगे वैसे ढलेंगे। तो बात करना जरूरी है। एटलीस्ट एक पेरेंट ने उनके साथ वक्त गुजारना जरूरी है। आज न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा है, उसके कारण माँ बाप को टाइम नहीं है। तो मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, ताकि ये जो साइको सोशल इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन है वो कम से कम हो सके। ओबेसिटी एक प्रॉब्लम बढ़ा है बच्चों में। लॉकडाउन के कारण घर में बैठे बैठे बहुत फिजिकल एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट हुई है, तो ओबेसिटी बढ़ी है। आगे जाके कहीं ना कहीं ये पोस्ट कोविड इपिडेमिक आने वाला है, चाइल्डहुड ओबेसिटी का। आज हम देख रहे हैं कि यंग ऑनसेट डायबिटीज, यंग ऑनसेट हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं ये बचपन से चालू होता है। तो चाइल्डहुड ओबेसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर, और जो ये कोविड लॉकडाउन के कारण बढ़ा है। तो आपको चाइल्ड केयर एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला प्रिवेंशन, दूसरा गुड न्यूट्रिशन, तीसरा उनके साइको सोशल इफेक्ट को कम करना है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना है, उनका ओबेसिटी की तरफ जाने नहीं देना है। ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग मुझे ये भी सवाल पूछते हैं कि सर लॉकडाउन के दौरान ऐसे कौन से एक्टिविटीज़ हैं हम जो बच्चों से घर पे करवा सकते हैं। आज हर एक के घर के पास जगह तो होती नहीं जो फिजिकल एक्टिविटी करवा सके, बट आप
जंपिंग करवा सकते हो घर के घर में, टेरेस पे जंपिंग करवा सकते हो, सूर्य नमस्कार निकालना है। बातें ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो। हम तो घूमते हैं, बट कैसे घूमते हैं? 30 मिनट कंटिन्यूअस फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, उसे एक्सरसाइज कह सकते हैं आप, अदरवाइज नहीं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई है जो हमारे व्यूअर्स उसको फॉलो भी करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे चाइल्डहुड ओबेसिटी की बात हुई, अभी आपने हार्ट अटैक का भी जिक्र किया। मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि बुरहानपुर में ऑल इज़ वेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, क्योंकि मैं बुरहानपुर का ही हूँ इसलिए मैं बहुत अच्छे तरीके से बता पा रहा हूँ कि हमारे यहाँ एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, बेसिकली ये वो परेशानियाँ थी जो हार्ट से रिलेटेड थी, जो बुरहानपुर में अवेलेबल नहीं थी। ऑल इज़ वेल हॉस्पिटल आने के बाद ये सारी सुविधाएं, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, ये सारी सुविधाएं अब ऑल इज़ वेल हॉस्पिटल में हैं। और उसी टीम में हमारे पास 2 मेंबर्स हैं। आज हमारे पास उस टीम में से डॉक्टर मनपाल लूना जी हैं हमारे साथ में, जो कार्डियोवास्कुलर और थोरेकिक सर्जन है। मैं सिंपल भाषा में अगर बात करूं तो हार्ट स्पेशलिस्ट। सर, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि क्योंकि आप हार्ट स्पेशलिस्ट मैं मानता हूं, और आप दिमाग और दिल हैं, तो आप दिल के डॉक्टर, बट दिल और दिमाग इन दोनों को हम घर पे स्थिर कैसे रखें? नॉन बायोलॉजिकल, नॉन मेडिकल क्वेश्चन है, बट मैं चाहूँगा कि इसको आप मेडिकल फील्ड से जोड़ते हुए इसका अगर आप आंसर कर पाएंगे तो हमारे व्यूअर्स के लिए वो बहुत काम की चीज़ होगी। नमस्कार, थैंक यू सुखमानी जी। बहुत सारी बातों को मेरे साथियों ने जिक्र कर दिया है कि इन बातों पे मैं कैसे गौर करें कि भी हम डेली एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करें, ओबेसिटी पे ध्यान दें, और इन सब चीज़ों को बच्चों में खास करके इन चीज़ों को ध्यान दिया जाए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों के लिए हमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमने एक चीज़ नोटिस की कि सेकेंड वेव के दौरान ना केवल छोटे बच्चे, बड़े बच्चे और उनके साथ साथ मोर देन 18 प्लस से 45 से अबव वाले एज ग्रुप वाले पेशेंट्स भी आए कोविड में। तो ये इन सब लोगों को इन्वॉल्व किया गया इनमें। तो इनके साथ साथ हमें ये भी मिला कि इनमें कार्डियक के भी कॉजेज़ मिले हमें, साथ साथ इसमें वैस्कुलर के भी मिले, कुछ लोगों के मेंटली ब्रेकडाउन्स भी थे। आपके इन बातों से एक ही चीज़ हम लोगों को निष्कर्ष मिला कि भी हमें एक माइंडसेट बनाना है, और इस माइंडसेट के लिए हमें क्या करना है नेक्स्ट, कि हम इस थर्ड वेव से बचें। हम लोग इस प्लान में रहें कि हमें आने वाली इन जो प्रॉब्लम्स हमें सेकेंड वेव में झेलनी पड़ी उनको कम से कम झेलना पड़े, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो 18 प्लस एज के हों, चाहे वो 45 प्लस एज के हों। तो इसके लिए सबसे पहले जो कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हुई या वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट हुई, वो हुई जब उन बच्चों, बड़ों ने या किसी ने भी अपने एक्टिविटीज़ को डिक्रीज़ कर दिया। एक्टिविटीज़ डिक्रीज़ होने की वजह से उनकी सबके ब्लड सर्कुलेशन में कमी आई, क्लॉट्स बनने शुरू हुए, हमें डीवीटी जैसे प्रॉब्लम्स को भी झेलना पड़ा, और उनके साथ साथ हमें मायोकार्डिटिस भी मिले कुछ, जो कि अननोन फैक्टर्स में मिले। उनके अलावा इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करने का एक ही कारण था, मतलब अगर हम इसको बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें एक्टिविटीज़ बढ़ानी होंगी। अब जाहिर सी बात है, कोविड के इस लॉकडाउन के टाइम में हम इन एक्टिविटीज़ को कैसे बढ़ाएं, वो डॉक्टर खर्चे ने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि हम घर के अंदर ही बैठ कर के 30 मिनट की एक्सरसाइजेस को अगर कंटिन्यू करते हैं तो वो एक्सरसाइज कहलाती है। तो सेम इज़ विद एवरीवन, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, सबको एटलीस्ट डेली 40 मिनट्स का इन्वॉल्वमेंट रखना होगा, ताकि उनकी वेस्कुलर, उनका कार्डियक कंपोनेंट अच्छे से काम कर सके। क्योंकि अगर हम एक्टिविटीज़ नहीं बढ़ाएंगे तो सेकंड फैक्टर जो उन्होंने पहले मेंशन किया, ओबेसिटी बढ़ेगी, तो वो भी सारी वेसल्स को इन्वॉल्व करेगी, पूरी बॉडी पे इफेक्ट डालेगा, और हम अननोइंगली मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम्स में फंसते जाएंगे। और इन चीज़ों से बाहर आने के लिए हमें अपने आप को बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में लेकर के चलना है कि हमें इनसे बाहर आना है। और कैसे बाहर आएँ? बाहर आने के लिए हमारे पास कोई स्पेशल नहीं है, कोई दवाई नहीं मिली अभी तक हमें बहुत सारे ट्रायल्स चल रहे हैं, बहुत सारे कुछ चल रहे हैं, लेकिन इनके लिए सबसे बेस्ट क्या है? प्रिकॉशंस, मास्क पहनना, पर्सनल हाइजीन रखना, उसके अलावा वैक्सीन लेना। वैक्सीन को अगर टाइम से ले रहे हैं तो उससे भी हमें बचाव मिल रहा है। एटलीस्ट हम लोगों ने ये नोटिस किया कि जो लोग टाइम से वैक्सीन ले रहे हैं, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बच्चों में अभी रिसेंटली ट्रायल्स आ गए हैं, तो अगर वैक्सीन भी अगर टाइम से ली जाती है तो उसके रिजल्ट्स बेटर हैं, और हमें वो पेशेंट्स जो वैक्सीन लेकर आ रहे हैं उनमें सीवियरिटी कम मिल रही है। तो दिस इज़ अ गुड पॉइंट।
तो हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे वैक्सीन मिलती जाती है हम लेते चलें और उसका यूज़ लें। सेकंड, इनके अलावा हम इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन तो है ही है, इसके साथ साथ हमें हेल्दी डाइट रखनी है। हेल्दी डाइट के साथ साथ हमें अपने आप को रूटीन एक्टिविटीज़ में रखना है और अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रखेंगे तो हम बाहर नहीं आ सकते इन चीज़ों से। और वो कब आएंगे? जब हम उसके रास्ते निकालेंगे कि हमें इन रास्तों से बाहर आना है। और रास्ते बाहर आने के लिए हमें अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको ट्रेन करना पड़ेगा कि हम मास्क पहने, पर्सनल हाइजीन रखें, खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अगर हम इन चीज़ों का पालन करेंगे तो हम इन चीज़ों से अपने आप नेचुरली बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे बाहर निकलेंगे? अगर आप लोगों को ये सोचें कि आप स्कूल के बच्चे हैं, अब अगर वो ओपन स्कूल्स में जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें कैंपस हो, क्लोज कैंपस, उसके अंदर ब्रीचिंग सिस्टम को रखा जाए कंट्रोल में, और उनके अंदर जैसे हॉस्टल्स हैं तो वो उन स्कूल्स के अंदर हमें बेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाएं। इनसाइड अंदर बाहर जाने वाले जो बच्चे हों उसमें, या अडल्ट्स हों या उसमें एक्टिविटीज़ हों, वो कम हो, ताकि वो क्लोज सिस्टम हमारे लिए हेल्पफुल हो और हमारे बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हो। उसमें आने वाले टीचर्स इनसाइड हों। अगर कोई बच्चा पेरेंट्स से मिल के आ रहा है तो वो क्वारंटीन हो आते ही स्कूल में, वैक्सीनेटेड हों बच्चे। ये स्कूल्स के रही। ऑफिसेज में भी हमें ऐसा मेंटेन करना पड़ेगा। ऑफिसेज में जो बड़े बड़े लोग जो बाहर जाएंगे उनको भी अपने आप को, फिर वही डॉक्टर खर्चे ने बताया कि हमें होम केयर सिस्टम बनाना पड़ेगा कि हमें उन बच्चों से जो डेली बाहर जाना है, ऑब्वियसली हम सब सैलरीज और इन पॉइंट से अफेक्टेड हैं, तो इन चीज़ों को हमें खुद से ही ट्रेन करना है कि आके नहीं मिलना, नहाना धोना, पर्सनल हाइजीन पे बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा। सो मेरा मेन फोकस यही रहेगा आपको कि आपको खुद अपने एनवायरनमेंट निकालने हैं, एक माइंडसेट बनाना है पॉजिटिव माइंडसेट से कि आपको इन चीज़ों से बाहर कैसे निकलें। जब तक आप खुद के दिमाग में ये नहीं बैठाएंगे कि आपने बाहर आना है तो आप नहीं बाहर आ पाएंगे। आपको बाहर आना है, हमें इस चीज़ से लड़ना है एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, और ऐसे आना है कि हम पूरी प्रिकॉशंस के साथ तैयार हैं कि थर्ड वेव को नहीं आने देना है। यही हमारा है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आपकी कही हुई इन सभी बातों पे अगर हम सब लोग ध्यान देंगे तो हम उस थर्ड वेव तक नहीं पहुंचे। हम भी यही बस दुआ भी करते हैं और हम कोशिश भी यही करेंगे। अब मैं बात करना चाहूँगा हमारे पैनल में अगले मेंबर से, जो हैं डॉक्टर सचिन गोंडाने जी। सर एमडी हैं एनेस्थीसिया में और क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट को सर ही डील करते हैं। अब क्योंकि ये समय ही कोविड का चल रहा है, तो कोविड में क्योंकि हम लोग सब घर पे हैं, घर में हम लोग किस तरीके से रहते हैं, और हमें अगर मान लीजिए कोई भी बीमारी हो रही है तो खुद का सेल्फ डायग्नोसिस डे 1 से अगर हम कर लें, और डे 1 से अगर सेल्फ डायग्नोसिस करके हम डॉक्टर्स के पास पहुंचे, हम हॉस्पिटल्स में पहुंचे, तो हम खुद को बहुत सेफ रख सकते हैं। यही मेरा क्वेश्चन है बेसिकली, कि ये जो सेल्फ डायग्नोसिस की जो प्रोसेस है उसमें हम लोग क्या करें कि हम लोगों को ये पता चल जाए कि हमें अब डॉक्टर के पास में जल्दी जाने की ज़रूरत है, जिससे हम सुरक्षित वापस लौट सके। दूसरी चीज़ कि ये जो कोविड के बाद की प्रोसेस है, चलो हम हॉस्पिटल पहुंच भी गए तो आप ट्रीटमेंट हो गए, आप वापस घर पे आ गए, जिसको हम पोस्ट कोविड सिचुएशंस कह रहे हैं। इन दोनों चीज़ों पर हमारे अगले डॉक्टर सचिन गोंडाने जी हमारे लिए लाइट थ्रो करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बताएंगे। सर नमस्कार। जैसे कि ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं, मेरे कलीग्स ने, सारे लोगों ने अच्छे से पॉइंट डिस्कस किए। मैं थोड़ा क्लिनिकल पॉइंट ज़्यादा डिस्कस करूंगा। जैसे कि पहला सवाल इन्होंने पूछा कि अर्ली डायग्नोसिस कोविड का कैसे किया जाए। तो बेसिकली जैसे सुबोध सर ने बताया है कि कोविड-19 एक वायरल इन्फेक्शन है और हाईली इन्फेक्शियस है। तो बेटर जितने अर्ली स्टेज में हम इसको डायग्नोस करेंगे उतना ज़्यादा हम इस डिजीज़ को माइल्ड प्रोसेस में ही रोक सकते हैं। तो जस्ट लाइक जैसे ये फ्लू लाइक इलनेस की तरह प्रेजेंट करता है। तो सिम्टम जो अर्ली डायग्नोसिस के लिए है, आपको बुखार आना, सर्दी, गले में खराश होना, बदन का टूट जाना, एकदम वीकनेस लग रहा, कुछ केसेस डायरिया, वोमिटिंग, नौशिया के साथ भी प्रेजेंट हो रहे हैं। तो जैसे ही ये आपको सिम्टम्स चालू हुए तुरंत आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए और उनसे विजिट लीजिए और RT-PCR टेस्ट करा लीजिए।
अभी ऐसा है कि कभी कभी हर एक केस में फीवर नहीं रहता है, फीवर कभी कभी 1-2 दिन बाद या 3-4 दिन बाद भी शुरू होता है। पर आपको अर्ली प्री मॉनिटरिंग सिम्टम्स है, जैसे कि बदन का टूटना, गले में खराश होना, कफ होना, तो बेटर है कि आप RT-PCR टेस्ट करा लीजिए, तो उससे अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा। और आप घर में आपको बेटर जैसे ही है कि अभी यूजुअली पैंडेमिक में क्या हो रहा है कि आप RT-PCR टेस्ट कराते हो, उसका रिजल्ट आने को 3-4 दिन लग रहा है। तो ये 3-4 दिन वेट ना करते हुए आपको समझ लीजिए कि हमें कोरोना लाइक इलनेस ही है, क्योंकि 80-90% अभी जो भी केसेस आ रहे हैं वो कोरोना के आ रहे हैं, अदरवाइज अदर इलनेस प्रूफ। तो आप घर में ही खुद को आइसोलेट कर लीजिए, सेल्फ क्वारंटाइन कर लीजिए, बाकी लोगों के कांटेक्ट में नहीं आइए। आप खुद का घर में सेल्फ मॉनिटरिंग कीजिए, टेम्परेचर का मॉनिटरिंग कीजिए, आपका ऑक्सीजन लेवल का मॉनिटरिंग कीजिए फ्रिक्वेंटली। और ये सिम्टम्स बढ़ते हैं या आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है या फिर आप डेंजर फ्लैग साइन को आप रिकॉर्ड कीजिए कि आपका ऑक्सीजन लेवल 94 के नीचे जाता है, कि कंटिन्यूस आपको फीवर रहता है, आपका बदन एकदम वीकनेस आ रहा है, एक्सट्रीम वीकनेस हो रहा है आपके शरीर में, तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए। अभी कोविड के सिचुएशन में जो अभी फ़िलहाल पाया गया है कि अर्ली डायग्नोसिस इज़ बेस्ट। मोस्ट ऑफ द केसेस माइल्ड रहते हैं, 80-90% केसेस माइल्ड रहते हैं। आप तुरंत यानी अर्ली स्टेज में ये डिसीज़ को आप डायग्नोस कर लेते हो तो इट इज़ 100% क्यूरेबल है। अब यूजुअली क्या हो रहा है कि बच्चे या पेरेंट्स या ये सब सिम्टम्स निगलेक्ट कर रहे हैं और लेट फेज में आ रहे हैं, और लेट फेज में सीवियर डिजीज़ लेके आ रहे हैं, तो वो स्टेज में डिजीज़ को कंट्रोल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो बेटर कि आप सिम्टम्स को इग्नोर नहीं कीजिए। आपको फीवर आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर रह रहा है, कंटिन्यूस कफ रह रहा है, कंटिन्यूस माइल्जिया रह रहा है, बहुत बदन टूट रहा है, आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, तुरंत RT-PCR टेस्ट करा लीजिए, सेल्फ आइसोलेट हो जाइए, आपका अपना टेम्परेचर SpO2 मॉनिटरिंग रखिए, तो उससे हम ये डिजीज़ को अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं और अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपको अपना टेम्परेचर मॉनिटरिंग करना है, डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन रेगुलरली लेना है और एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाना है, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट बनाना इज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ट्रेस लेवल अभी ये पैंडेमिक की सिचुएशन में ट्रेस लेवल इतना हाई हो चुका है कि जिसका निगेटिव इफेक्ट अपने बॉडी पे पड़ रहा है, तो सो दैट क्या माइल्ड केसेस भी सीवियर केसेस की तरफ जा रहे हैं। तो बेटर है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट बना लीजिए, हाईली न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, उसमें भी बेटर प्रोटीन डाइट्स और होम कुक्ड फूड लीजिए, रेगुलरली थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, वो ज़रूरी है। सेकेंड क्वेश्चन अबाउट द पोस्ट कोविड केयर, जैसे अभी यूजुअली आपको कोविड हुआ, आप हॉस्पिटलाइज होने के बाद आपका डिस्चार्ज हो गया, तो डिस्चार्ज के बाद हमें केयर क्या करना है कि फर्स्ट तो हमें 7 डेज़ के लिए खुद को आइसोलेट करना है, मास्क वेयर करना है, एडिक्वेट बेड रेस्ट लेना है, क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद मोस्ट कॉमन सिम्टम जो हमने पाए हैं, जो पीपल हमें कंप्लेंट करते कि सर हमें वीकनेस बहुत होता है, तो बेटर है कि आप रेस्ट लीजिए, 8 से 10 घंटे अच्छे से नींद लीजिए, क्योंकि क्या है हमारा बॉडी ऑलरेडी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर चुकी है, तो बॉडी को रेस्ट मिलना भी ज़रूरी है। हाईली न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कंटिन्यू कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में जैसे योगा कर सकते हो आप, प्राणायाम कर सकते हो आप, तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट्स है। और ड्यूरिंग पोस्ट कोविड अगर आपको एक्सेसिव फीवर आ रहा है, एकदम ज़्यादा खांसी बढ़ रही है आपकी, या दिल की धड़कन तेज़ हो रही है चलते चलते, या फिर कोई भी अंग के शरीर में अचानक से वीकनेस या कोई भी हो रहा है, ऐसे कोई भी अलार्म साइन सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो बेसिकली ऑल द वे मेरा यही बोलना है कि अर्ली डायग्नोसिस इज़ बेटर, कि जितना जल्दी आप ये डिजीज़ को डायग्नोस करोगे और जितना जल्दी उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस करके आप अर्ली ट्रीटमेंट लोगे वो बेटर है। और मेन फोकस रहेगा कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और हैंड हाइजीन एंड प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन कीजिए और N95 मास्क वियर कीजिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपकी बहुत सारी बातें हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड थैंक यू ऑल फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड वैल्यूएबल वर्ड्स। हम चाहेंगे कि हम ऐसी टॉक्स बार बार करते रहें, अगली बार हम जब मिले तो पैनल में और भी लोग हमारे साथ में हो,
बिकॉज मुझे मालूम है कि ऑल इज़ वेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ी टीम है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। तो अभी हमारे पास ये 4 लोग थे। मैं चाहूँगा कि अगली बार जब भी हम नए टॉक शो में आए तो हमारे पास और मेंबर्स रहे, ताकि हम हमारे व्यूअर्स को और ढेर सारी जानकारी दे पाएँ और अवेयरनेस भी हम फैला पाएँ। थैंक यू वेरी मच।